नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। इससे पहले जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने आपके 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें मैंने आपको नॉर्मली आवेश की डेफिनेशन, आवेश के गुणधर्म, चार्जन, आवेशन, नॉर्मली सबके बारे में मैंने आपको बताया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब हम जैसा कि मेरी लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था जो हमने छोड़ा था कूलम्ब्स लॉ पर, आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ से आज स्टार्ट शुरू करना है। जैसे कि मैं वापस से आपको रिपीट कराता हूँ कूलम्ब के नियम से, और फिर हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दैट मीन्स अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब का नियम। तो देखो बच्चों, कूलम्ब ने एटलीस्ट क्या बताया, कूलम्ब क्या कहने वाला था? कूलम्ब ने कहा था कि किन्हीं 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य, किन्हीं 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग मिस्टर कूलम्ब, अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि वाकई में कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कूलम्ब ने अपने नियम के अनुसार बताया कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए देखते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं पर ये 2 आवेश Q1 व Q2 रखे हुए हैं, यानी कि ये दोनों स्थिर और बिंदुवत आवेश हैं जिनका नाम है Q1 और Q2 एंड देयर मिड डिस्टेंस इज, यानी कि इन दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है वो है स्मॉल r। अब कूलम्ब कहते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अब क्वेश्चन बनता है कि हम सर दोनों का ही नाम क्यों ले रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमें इन दोनों आवेशों की प्रकृति मालूम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों की नेचर हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। अब ये बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन मार्क क्या लगा दिया है? प्लस माइनस। ठीक है, अब ये जो बल होगा इसे हम नॉर्मली कूलम्ब बल भी कहेंगे। ये कूलम्ब बल F इन दोनों आवेश Q1 व Q2 दोनों के गुणनफल के कैसा है? समानुपाती एवं इनके मध्य की दूरी, दूरी कितनी है? r, उसका वर्ग स्क्वायर के कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर मैं कंबाइंड रूप में लिखूं तो मेरे पास वैल्यू आती है F समानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब हुआ कि ये कूलम्ब बल F Q1 Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती है और दूरी r के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसको हम अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल कर आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये आ जाता है हमारे पास कूलम्ब फोर्स का फंक्शन F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे कि सर जैसे आपने इस वैल्यू को बैलेंस किया तो यहाँ पर ये कांस्टेंट K निकल कर आया, तो ये कांस्टेंट K क्या है? यहाँ पर K कांस्टेंट, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियतांक या जिसे हम स्थिरांक कह सकते हैं, और इसका नाम होता है, ये कूलम्ब नियतांक है या कूलम्ब स्थिरांक है, जिसका संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁻⁹। अब इसका मात्रक क्या होता है?
वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अभी, तो ज़रा देख लीजिएगा। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? देखो भैया, रटने वाली चीज़ अलग होती है, हमें समझना है, यानी कि रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली इसका मात्रक यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजन होता, हम उसका क्या करते, रट्टा मारते। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि इसका मात्रक कहाँ से आया। तो मैं आपको मात्रक निकाल के बता रहा हूँ। संख्यात्मक मान मैंने आपके सामने लिख दिया है, 9 गुणा में 10 की घात 9। तो जरा ध्यान दीजिए, उठा के लाइए इस फंक्शन को। एफ इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट के। तो हमने क्या किया, इसकी यूनिट को निकालने के लिए यहाँ पर डिवाइड में 1 की और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो के Q1 Q2 इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ सब के का मान निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ फोर्स होता है, फोर्स की यूनिवर्सल यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट होगी न्यूटन, आर दूरी है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, बटे में क्यू क्या है, आवेश, आवेश का होता है कूलाम, एक कूलाम, दूसरा भी आवेश, इसका भी कूलाम, तो कूलाम का कूलाम से मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या आ गई भैया कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आई बात समझ में? तो हमने सबसे पहले कूलाम्स लॉ पढ़ा, ये कूलाम्स लॉ का फंक्शन हो गया जो कि कूलाम फोर्स के फंक्शन को शो कर रहा है। एफ इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आफ्टर ऑल के क्या है सर, स्थिरांक है जिसका संख्यात्मक मान होता है 9 गुणा में 10 की घात 9, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और ये यहाँ से मैंने इसकी यूनिट कैसे निकाली वो मैंने आपको यहाँ पे निकालना सिखाई रखा है, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे पास अगला टॉपिक आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि सदिश रूप में कूलाम्स के नियम को हम कैसे लिखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए। तो देखो भैया, ये फंक्शन हमने निकाला था एफ इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्केलर फॉर्म है यानी कि अदिश रूप में है। तो आप यहाँ लिखेंगे वही अपनी चित परिचित लाइन, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अभी अभी हमने रीड किया था कि एफ इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा सदिश रूप। अब इसको मैं सदिश रूप में कैसे लिखूंगा, तो देखिए एफ वेक्टर, भाई सदिश रूप में लिख रहा हूँ तो वेक्टर आ गया, सदिश का साइन मार्क आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, आर कैप, जो कि क्या है, इकाई सदिश है। आपने लोअर स्टैंडर्ड यानी कि 11th क्लास में एक फंक्शन पढ़ाई होगा कि इकाई सदिश बराबर होता है सूत्र सदिश बटे में सदिश का परिमाण। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो आर कैप इज इक्वल्स टू में मैं इसको लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। लिख सकता हूँ क्या नहीं? लिख सकता हूँ। और आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि किसी भी सदिश का परिमाण लेते ही वो सदिश क्या हो जाता है, अदिश। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर कैप इज इक्वल्स टू में आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर, कि भाई मोड ऑफ आर वेक्टर को मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दिया है आर। ओके, सो नाउ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीपल में क्या चल रहा है, आर कैप। अब आर कैप की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर। अब आर की पावर कुछ नहीं है तो मैंने कितनी मान ली है, 1। और आप जानते ही हो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर मल्टीपल होते समय क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखो बच्चों, नॉर्मल सा हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्कोणपाती। यहाँ से हमने इसको बैलेंस कर ये फंक्शन निकाला। उसके बाद हमने देखा सर के क्या है, कूलाम कांस्टेंट है जिसका संख्यात्मक मान होता है 9 गुणा में 10 की घात 9, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यू नो, आफ्टर ऑल अब हमने यहाँ से इस कूलाम कांस्टेंट की जो ये यूनिट निकाली है, इसको हमने कहाँ से निकाला, कैसे निकाला,
वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। इसके बाद मैंने आपको कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो आपको मैंने समझाया है कि केवल कुछ नहीं करना है, सदिश रूप में लिखने के लिए हमें इकाई सदिश के रूप में वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपके पास कूलाम्स लॉ। यहाँ से आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कूलाम ने जब अपने नियम को प्रूफ किया था तो उसने इसकी दो सिचुएशंस बताई थी। पहली तो उसने बताई थी निर्वात वाली और दूसरी उसने ली थी माध्यम वाली। अब माध्यम तो देखो कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का माध्यम हो सकता है, तो माध्यम की कंडीशंस हमारे पास डेफिनेट नहीं होती। तो मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, निर्वात की उपस्थिति में, फॉर वैक्यूम, निर्वात की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, ढंग से सुनिएगा और ढंग से समझिएगा कि मेरा चौक कहाँ घूम रहा है और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, निर्वात की उपस्थिति में मैं कूलाम बल को प्रूफ कर रहा हूँ, या कूलाम जो फोर्स है जिसका हमने फंक्शन अभी कैलकुलेट किया है उसका क्या फंक्शन निकलेगा निर्वात में। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सेम वही फंक्शन है हमारे पास, हम वही लिखेंगे। वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, आपको खूब पता है कि F इजिकल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये नॉर्मली कूलाम फंक्शन है या कूलाम्स लॉ है हमारे पास, जिससे हमने फोर्स का फंक्शन निकाला है। F इजिकल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब निर्वात की उपस्थिति में जो हमारे पास कांस्टेंट K है ना भैया, इसका फंक्शन बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बनता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको साइन मार्क दिख रहा है ना सभी को, ये लीजिए, दिख रहा है सभी को, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? एप्सिलॉन नॉट बोल लीजिएगा या फिर एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान रखिएगा, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या हो गई है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इस निर्वात की विद्युतशीलता का संख्यात्मक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻13 या 12 के आसपास होता है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आ रही बात समझ में? अब इसका भी जो मात्रक है वो मात्रक निकल के आता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो मात्रक कहाँ से आता है। रटना नहीं है, बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, तरीका आना चाहिए, कहाँ से सीखोगे कहाँ से नहीं सीखोगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, बताऊंगा अभी इसका मात्रक कहाँ से आता है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा। F इजिकल्स टू में, अब मैं K की जगह पर ये वाला मान रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह पर मैंने भाई निर्वात में निकाल रहा हूँ, तो निर्वात में K का जो फंक्शन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो K की जगह पर मैंने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू गुणा में क्या चल रहा है हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन कितना चल रहा है, आर स्क्वायर। आ गया भैया, ये हो गया निर्वात की उपस्थिति में। ठीक है, इस कलर फॉर्म में लिखा है ये मैंने, इस चीज़ को ध्यान रखें, यानी कि अदिश रूप में। अब बात कर रहे हैं हम एप्सिलॉन नॉट, जिसका संख्यात्मक मान आपके सामने लिखा पड़ा है। इसकी यूनिट कहाँ से निकालेंगे? तो इसकी यूनिट देखिए भैया, इस फंक्शन को उठा लाइए, तो आपके पास वैल्यू चल रही है F इजिकल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, इसके डिवाइड में 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इजिकल्स टू में, देखिए इन दोनों का हो गया। अब इधर से करा रहा हूँ, तो यहाँ पे चल रहा है Q1 Q2। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूंगा तो Q1 Q2 बटे में मेरे पास आ जाएगा F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इजिकल्स टू में Q1 और Q2 दोनों चार्ज हैं, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। अब दो चार्ज हैं तो कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। कितना हो गया भैया, कूलाम स्क्वायर। F फोर्स है, फोर्स का कितना हो गया, न्यूटन इंटू 4 पाई, क्या है, एक सांख्यिक नियतांक है तो इसकी तो कोई मात्रक होगा ही नहीं। R दूरी है, दूरी का कितना हो गया, मीटर, स्क्वायर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है भैया, उसका हमारे पास जो मात्रक निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन
कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, जैसे कि मैंने आपको के का जब मात्रक बताया था तब भी समझाया था। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होता कि सर ये मात्रक आया कहाँ से। अब आपके सामने सब कुछ क्लियर है कि ये मात्रक मैंने कहाँ से निकाला है और कैसे निकाला है। ये संख्यात्मक मान हो गया और ये हो गया मात्रक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि सर ने इसका मात्रक कहाँ से निकाला है। ठीक, तो ये हो गया निर्वात की उपस्थिति में कूलम बल का फंक्शन जो हमारे पास निकल कर आ रहा है F=2 में 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लास्ट, अब हम निकालेंगे माध्यम की उपस्थिति में। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। माध्यम की उपस्थिति में कैसे निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम यहां पर, माध्यम की उपस्थिति में कूलम बल। माध्यम की उपस्थिति में कूलम बल, तो जरा ध्यान दीजिए, प्रूफ कर रहा हूं मैं इसको कि माध्यम की उपस्थिति में कूलम बल का फंक्शन क्या निकल कर आएगा भैया। जैसा कि आप जानते हो द मास्टर फॉर्मूला ऑफ द कूलम फोर्स K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं निकाल रहा हूँ फॉर मीडियम, माध्यम के लिए। तो माध्यम में जो कांस्टेंट K होता है उसका फंक्शन होता है 1/4πε। नोट इट, निर्वात की उपस्थिति में आता है एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है। अब मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, माध्यम की उपस्थिति में। तो माध्यम की उपस्थिति में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब आपसे कोई पूछेगा भैया एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता। आ रही बात समझ में, माध्यम की विद्युतशीलता। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना, ठीक उसी प्रकार एप्सिलॉन किसकी होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। दैट्स क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका तो संख्यात्मक मान निश्चित होता है क्योंकि यह कंडीशन फिक्स है। लेकिन माध्यम का कोई भी मान निश्चित नहीं होता, बिकॉज माध्यम किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूध, दही, छाछ, हवा, पारा, डिफरेंट टाइप के माध्यम है, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपरली कोई भी संख्यात्मक मान नहीं लिखते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर इसका फंक्शन क्रिएट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी F=2 में K की जगह पर आप देखेंगे 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भैया ये किसकी उपस्थिति में हो चुका है, ये हो चुका है किसकी उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में। दैट्स क्लियर। तो देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा कूलम का नियम, कूलम के नियम का हमने सत्यापन किया, कूलम के नियम का हमने सदिश रूप पढ़ा, सदिश रूप के बाद कूलम बल की जो उपस्थिति हमने निर्वात में क्या होती है, माध्यम में क्या होती है, दोनों स्थितियां पढ़ी। मैंने आपको सभी के संख्यात्मक मान बताए हैं, विद्युतशीलता के मात्रक कैसे ज्ञात किया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बहुत ही सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पहले दोनों लेक्चर्स भी पढ़े होंगे जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया था आवेश के बारे में, या स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है। दैट मीन्स आपने दोनों लेक्चर्स पढ़े होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टर्म्स होता है वो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है। ठीक है, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे के अपडेट्स लगातार कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू।